दिव्यमंजर टीवी में आपका स्वागत है। आज हम सबसे बड़ी बहस की नई कड़ी के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं और इस खास कार्यक्रम के आज खास मेहमान हैं वुड फेडरेशन के अध्यक्ष, प्रदेश भाजपा के महामंत्री और तेज तर्रार नेता त्रिलोक कपूर जी। कपूर साहब, आपका दिव्यमंजर स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार अवस्थी, आपने मुझे आज यहाँ विशेष तौर पर आने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कपूर साहब से इनके राजनीतिक कैरियर पर, नगर निगम चुनाव, प्रदेश की राजनीति और केंद्रीय राजनीति के कुछ पहलुओं को। तो कपूर साहब बताएं, ये जो पालमपुर का नगर निगम का चुनाव है वो आपके कैरियर के उपचुनाव जैसा नहीं है, क्योंकि मूल रूप से आप वहाँ चुनाव को लीड कर रहे हैं और वहाँ की हार और जीत आपके कैरियर, आपके मान, आपके सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। अवस्थी जी, जहाँ तक आपने जो कैरियर का सवाल किया है, मैं इसको इससे जुड़ा हुआ नहीं मानता हूँ, क्योंकि इस चुनाव को मेरी पार्टी मिलकर लड़ रही है और मेरा ये सौभाग्य है कि इस चुनाव के हमारे पालमपुर के जो प्रभारी है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार में उद्योग, श्रम और परिवहन मंत्री श्रीमान बिक्रम सिंह ठाकुर जी है, जो पिछले लंबे समय से पालमपुर में इस योजना से जुड़े हुए हैं। और इस पालमपुर वार्ड में हमारे 15 अलग अलग ऐसे वार्ड हैं नगर निगम के, जिसमें हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी जो है वो प्रभारी के तौर पर इसकी जिम्मेवारी से काम कर रहे हैं। कपूर साहब, मेरा प्रश्न इसलिए था क्योंकि आप पालमपुर के स्थानीय नेता हैं, इसलिए वो आपसे सीधे तौर पर जुड़ता है। प्रदेश में अन्य चुनाव हैं, वो शायद आपके कैरियर या आपकी मान, आपके सम्मान को इतना प्रभावित नहीं करते जितना पालमपुर, चूँकि आपका गृह क्षेत्र है और आप वहाँ रहते हैं, तो नेचुरली वहाँ के परिणाम आपको मेरे ख्याल खुश तो करेंगे। अवस्थी जी, मैं पार्टी का प्रदेश का महामंत्री हूँ और कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट का प्रभारी हूँ। दो हमारे नगर निगम के चुनाव मेरे इस जिम्मेवार क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो धर्मशाला का हो, चाहे वो पालमपुर का हो। लेकिन मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैंने छोटे से अपने राजनीतिक जीवन में जो एक लक्ष्य को अपने हाथ में लिया है, मैं करीब करीब उसमें कामयाब हुआ हूँ। जिस तरीके से पालमपुर की राजनीति को मैं लंबे समय से देख रहा हूँ और वहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में एक बिखराव जैसा नज़र आता था, सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है कि पालमपुर का हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़े कार्यकर्ता एक सूत्र में जुड़कर जो है वो मिलकर काम कर रहा है और उसी एकजुटता की ताकत के आगे कांग्रेस पालमपुर में जो है बौखला गई है। कपूर साहब, बिल्कुल सही है आपका हौसला। आप एक संगठन मंत्री हैं पार्टी के प्रदेश में, लेकिन ये सारा आपका संगठन का जो इतना टाइट नेटवर्क है, जिसको आप दावा भी कर रहे हैं कि दोनों नगर निगमों में जीतेंगे, एक जगह पे आके ना उसमें थोड़ा सा हमें होल नज़र आता है। चुनाव घोषणा पत्र की बात ले लेते हैं, जिसको दृष्टि पत्र कहा है। जो पालमपुर के लिए दृष्टि पत्र भाजपा का आया है, वो एक नगर निगम के चुनाव को लेके नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? ना किसी वार्ड वाइज उसमें हमने समस्याओं का जिक्र किया है, ना उसमें हमारे वादे क्या हैं वो नहीं है। शहर के लोगों के लिए हम क्या करना चाहते हैं, सफाई, स्वास्थ्य या शिक्षा, इसके ऊपर कोई उल्लेख नहीं है। उसमें एक जनरल जैसी अप्रोच बताई गई है पार्टी की। जैसे विधानसभा के चुनाव हो, जैसे पालमपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव है, हम उसको संबोधित कर रहे हैं, या ये विधानसभा के ही जनरल इलेक्शन हो रहे हैं 5 साल बाद वाले, जिसमें कि हम पूरे प्रदेश का विजन क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि चूक हुई है एक बड़ी संगठन आधारित पार्टी की। आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक संकल्प पत्र का विषय है, पालमपुर का संकल्प पत्र 2 दिन पहले ही, जिसका विमोचन हमारे वहाँ के प्रभारी मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है, और उस पत्र में पूरे वार्ड का जो एक सामूहिक विषय है वो सारा वर्णन उस दृष्टि पत्र में है। एक दिशा उसमें निर्धारित की है और जब हम नगर निगम जीत कर आगे बढ़ेंगे, फिर पूरी योजना के साथ प्लानिंग होगी, कहाँ पार्क बनना चाहिए, कहाँ पार्किंग बननी चाहिए, कैसे हमारे आवागमन के यातायात के रास्ते होंगे, किस तरह के वहाँ पर बहुआयामी भवन होंगे, किस तरह के बच्चों के क्रीड़ा के लिए जो है वो हमारे पार्क बनेंगे। अलग अलग जो विषय बिंदु है वो एक पूरी प्लानिंग के साथ, और प्लानिंग कोई ऐसे नहीं होगी, एक बड़ी अच्छी कंपनी जिनके पास अनुभव हो, जिन्होंने बहुत से नगर बसाए हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट लेकर
एक मजबूत प्लानिंग के साथ पालमपुर में हम कुछ करना चाहते हैं। और ये सही है कि तीनों नगर निगमों में अगर कहीं स्कोप है अच्छे ढंग से बढ़िया योजना पूर्वक तरीके से किसी नगर निगम को आगे विस्तार देने का, वो हमारे मात्र एक पालमपुर में है। जहां धर्मशाला का विषय है, धर्मशाला का जो आप कांग्रेस के दृष्टि पत्र की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के दृष्टि पत्र पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस समर्थित वहाँ नगर निगम था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में धर्मशाला से आप पूछो लोगों को कि कांग्रेस के लोगों ने किया क्या है वहाँ पर। इतना पैसा हमारी केंद्र की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक स्मार्ट सिटी के माध्यम से भेजा। प्रदेश की 3 साल की हमारी सरकार का शासन हुआ, हिमाचल की सरकार ने भी धर्मशाला के विकास के लिए स्मार्ट सिटी में जो हिमाचल सरकार का योगदान था उसको बढ़ चढ़कर आगे दिया। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस समर्थित धर्मशाला की नगर निगम कुछ नहीं कर पाई। और यही वजह है कि आज एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ धर्मशाला के लोग भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम का इंतजार कर रहे हैं। खैर, आपके दावे अपनी जगह हैं। कल हमारे साथ सुधीर शर्मा जी थे, मंत्री धर्मशाला का, वो इलेक्शन दिख रहे कांग्रेस की तरफ से। उनका तो ये कहना था कि स्पेशल पर्पस व्हीकल जो एक बनाया गया था, जो स्मार्ट सिटी धर्मशाला के लिए था, उसको भी उठा के शिमला ले जाया गया है। अब छोटी छोटी चीज़ के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए परमिशन लेना वहाँ जाना पड़ता है। खैर, आगे मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊँगा। अवस्थी जी। कपूर साहब, आपने एक उल्लेख किया कि पालमपुर में भाजपा का जो मंडल था या भाजपा का जो संगठन था उसमें कुछ बिखराव था, पर अभी तक जो इस चुनाव में हमने देखा है, पूर्व मंडलाध्यक्ष जो है वो चुनाव में भाजपा के खिलाफ खड़े हैं, एक आध प्रधान भी भाजपा के खिलाफ खड़ा है। तो आपको नहीं लगता है कि ये भाजपा के स्थानीय प्रबंधन मंडल की एक कमजोरी है, उनका प्रबंधन कमज़ोर रहा है और उसका कुछ असर अब दिख रहा है, और असर क्या होगा वो आगे पता लगेगा? अवस्थी जी, मैं एक बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर किसी को निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन उससे भी बड़ा जो है पार्टी में एक अनुशासन है। टिकट ही सब कुछ राजनीति की जो सीढ़ी नहीं है, टिकट एक को ही मिलेगा। और जिस तरह का आपने उल्लेख किया कि पूर्व मंडल अध्यक्ष टिकट मांगे, ये उनका अधिकार है, लेकिन पार्टी ने जो टिकट का निर्णय किया है वो मेरे और तेरे करके नहीं किया है। इसके लिए पार्टी की एक चुनाव समिति है, चुनाव समिति की शिमला में बैठक हुई है, एक पहलू पर विस्तार से विचार हुआ है, और जब निर्णय हुआ तो फिर किसी एक कार्यकर्ता के पक्ष में हुआ। और जहां पर व्यक्तिगत तौर पर जो आपने नाम लिया है, उनका जो वार्ड है वो 1 नंबर है, और 4 नंबर वार्ड से वो टिकट मांग रहे थे, और उसी 4 नंबर वार्ड से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के 7 कार्यकर्ता टिकट के आवेदक के रूप में अपनी बात रख चुके थे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जो 7 कार्यकर्ता हैं हमारे, उनका अधिकार नहीं बनता है? और जो पूर्व मंडल अध्यक्ष थे, उनको जब भी मौका मिला है वो प्रधान बने पार्टी के। इस पे 2 बार मंडल का अध्यक्ष पार्टी ने उनको बनाया है, जिला परिषद का चुनाव उन्होंने पार्टी के आधार पर जीता है। जब भी उनको जरूर उस तरह का एक मौका मिला, वो पार्टी के दम पर आगे बढ़े हैं। लेकिन कभी मंडल का अध्यक्ष, कभी जिला परिषद का सदस्य, कभी एमएलए के लिए, कभी मतलब महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा थी, उसको लेकर हमारी पार्टी में बड़ा एक अफसोस था, जिसको लेकर पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता किया। कपूर साहब, आपको एक तेज तर्रार भाजपा नेता के तौर पे जाना जाता है, खासकर संगठन की जब बात आती है तब तो इसमें कोई सानी ही नहीं है। आप भाजपा के संगठन मंत्री हैं प्रदेश में, यही एक आपकी खूबी है। हालांकि पालमपुर में जब जैसे ही नगर निगम के चुनावों ने जोर पकड़ा, उससे मतलब घोषणा के आसपास ही आपकी सक्रियता वहाँ पे जिस तरह से बढ़ी है, आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप इन चुनावों को ओढ़ रहे हैं, आप जिताने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत पूरा दम लगाया है, सही बात है, लेकिन ऐसा प्रभाव लोग महसूस कर रहे हैं, पार्टी से बाहर के या कुछ पार्टी के लोग भी, कि आप इन चुनावों को ओढ़ रहे हैं। किस लिए ओढ़ रहे हैं? कि आपकी कोई महत्वाकांक्षा है, आप उसको पूरा करना चाहते हैं, जनता की ज़रूरतों की तरफ ध्यान आपका कम है, ये ऐसा है क्या? हाँ, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति में था, और मेरा स्वभाव भी ऐसा ही था कि, और मेरी मन की इच्छा भी थी कि मैं राष्ट्रीय राजनीति में रहकर काम करूं, और जिसके दृष्टिगत मुझे अनेकों बार ट्राइबल मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अनेकों राज्यों के प्रभारी के रूप में अलग अलग राज्यों में काम करने का अवसर भी प्राप्त हुआ।
और मुझे लगा कि मैंने अपने मन को भी ऐसे नियंत्रित किया था कि जब भी अगर मौका मिले तो मैं राष्ट्रीय राजनीति में ही काम करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। पार्टी का जो निर्देश है वो हम सब के लिए उसका पालन करना जो है वो आवश्यक है। मेरी पार्टी ने मुझे हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री बनाकर हिमाचल भेजा, और जैसे मुझे जिम्मेदारी मिली तुरंत कोरोना जो है वो यहाँ शुरू हो गया। और उस कोरोना के कालखंड में इतनी बड़ी परीक्षा थी, मुझे सचमुच में मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में हमने पार्टी के संगठन के काम को संभाला। और काम को संभाला ही नहीं, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो हमें इस कोरोना से निपटने के लिए जो कार्यक्रम दिए थे, उसको कैसे हम लोगों के बीच में ले जाकर उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, मुझे सच में ही मुझे भी ऐसी कल्पना नहीं थी। कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री प्रभारी के नाते एक एक कार्यक्रम हमने सफलतापूर्वक उसको पूरा किया। और मुझे ये भी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि चारों पार्लियामेंट्री में अगर सबसे कोई शानदार काम हुआ, नंबर 1 पे हुआ है, तो कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री का कार्य हुआ है, चाहे वो फेस मास्क बनाने का विषय था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रदेश में हमारी बहनों ने महिला मोर्चा के माध्यम से 25 लाख फेस मास्क बनाकर जो है वो जनता को दिए, और उसमें 12.5 लाख कांगड़ा पार्लियामेंट्री से हमारी बहनों ने बनाकर दिए। ये छोटी बात नहीं थी। चाहे वो गरीबों को राशन पहुंचाना, चाहे वो हमारे जो इस कोरोना में जुड़े हुए कर्मचारी थे उनका उत्साह बढ़ाना, जो भी प्रधानमंत्री जी ने हमें कार्यक्रम दिए थे, हमने हिमाचल प्रदेश की सरकार के मुखिया जयराम ठाकुर जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संगठन के लोगों ने जान की बाजी मारकर उस अभियान में अपने आप को शामिल किया और संगठन की ताकत को लोगों के बीच में दिखाने का पूरा प्रयास किया। संगठन के लेके तो खैर कोई शक ही नहीं है। बात मैंने आपसे एक छोटी सी महत्वाकांक्षा को लेके कही थी, मतलब आपकी ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है, ये सिर्फ आरोप है। महत्वाकांक्षा होती मेरी तो मुझे लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में मुझे पार्टी चुनाव मैदान में उतारती, लेकिन मैंने उसमें एक चीज़ सीखी है, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। महत्वाकांक्षा भाग्य के साथ होती है, कर्म के साथ होती है। मेरे भाग्य में होगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा, नहीं होगा कोई दला नहीं पाएगा। और मैं एक मंत्र पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, कि जो जिम्मेदारी मिली है उसको ईमानदारी के साथ पूरा करो, बाकी सब चीज़ें ईश्वर पर छोड़ दो। और मैं उसी ही तर्ज पर आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। मेरा ये नहीं है कि मैं पार्टी के महामंत्री के रूप में मेरा शाम का जो नज़रिया कुछ और हो, सुबह का और हो, दोपहर का और हो। पालमपुर के अंदर एक संस्कृति बन गई थी कि जो वहाँ कांग्रेस पार्टी के जो लोग पिछले 4 पीढ़ी से वहाँ शासन चला रहे हैं, उनको लेकर कोई भी कार्यकर्ता खुलकर आगे नहीं आता था। इस बात का मुझे बहुत अफसोस था। और जब मैंने सारी चीज़ों को समझा, नब्ज को पकड़ा, और मुझे लगा कि प्रदेश महामंत्री के रूप में अगर मैं पहल नहीं करूंगा तो पार्टी के साथ बेईमानी करूंगा। और मुझे जब पता लगा, मैंने सारी चीज़ों का अध्ययन करते हुए मैंने सरेआम पूछा कि बताएं 4 पीढ़ी का जो आपका हिसाब किताब वो पालमपुर की जनता को दें। अगर 4 पीढ़ी इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी को तो मात्र 2.5 वर्ष का शासन मिला, 5 साल का मिला, बाकी सबका सब जो शासन काल जो उसी एक ही परिवार का रहा। पालमपुर के अंदर एक भी कोई बड़ा ऐसा काम नहीं है जो कांग्रेस के, वो मेरे मित्र ये बता दें कि ये कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि है। पालमपुर में जो भी विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। और पालमपुर का जो दूसरा नाम है, जो हमारे प्रिय नेता है शांता कुमार जी, उनके कर कमलों द्वारा हुआ है। कपूर साहब, एक बात है, ये तो आरोप प्रत्यारोप हैं, ये दोनों तरफ से लगेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। पर चलो बात करते हैं पालमपुर चुनाव की। तो इस चुनाव में आपके मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने हैं? कौन मुझसे ऐसे मुद्दे हैं जो आप आपको मत दे या वोट करें? अवस्थी, सबसे बड़ा मुद्दा, मैं तो सच में कहता हूं कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक जनरल नॉलेज का एक सवाल होगा कि ऐसी कौन सरकार थी, ऐसा कौन नेता था जिसने 3200 की एक नगरी पालिका को, मात्र 1.25 किलोमीटर की साइज की नगर पालिका को 40,000 के नगर निगम के रूप में परिवर्तित किया। ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की है। क्या ये सच नहीं है कि पिछले 50 वर्षों से ज़्यादा जो परिवार रहा, उस 1.5 किलोमीटर साइज की नगरी पालिका को 1 इंच भी विस्तार नहीं दे पाए?
उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण ये था, वो एक अपनी सत्ता की सियासत को बचाने का एक षड्यंत्र था कि अगर कहीं हमने विस्तार दिया तो हमारी नगर पालिका हमारे हाथ से चली जाएगी, और नगर पालिका हाथ से चली जाएगी तो परिवार की सल्तनत भी डगमगा जाएगी। इसके पीछे यही कारण था। कितना बड़ा गुनाह था। काश अगर उस नगर पालिका का विस्तार होता तो जो हमारे अन्य गांव के जो लोग थे जो उसमें शामिल होना चाहते थे, आज उनका भी उस क्षेत्र में विकास होता। लेकिन जो मुद्दा आपने कहा है, ये मुद्दा सबसे बड़ा नगर निगम है। अवस्थी जी, मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है। मैं जब हर जगह जा रहा हूं तो कांग्रेस के लोग भी ये कह रहे हैं कि कपूर साहब 2022 का जो चुनाव होगा, हम पक्के सक्के कांग्रेसी है, हमारा निर्णय पता नहीं क्या होगा, लेकिन इस बार नगर निगम चुनाव में हम अपने कांग्रेस के मित्रों को स्पष्ट कर देंगे कि हमारे वोट का अगर कोई हकदार है तो वो श्री जयराम ठाकुर है, जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय पालनपुर के विकास के लिए लिया है। ये हर जनमानस के मन में रचा बसा मुद्दा है, जो मैं आपके साथ आज यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। कपूर साहब, आप बहुत सक्रिय रहने वाले नेता हैं, आपने बहुत काम किया है संगठन में, और आपकी जो सक्रियता होती है सिर्फ आपके इसी पार्लियामेंट्री हलके में ही नहीं, पूरे प्रदेश में वो चर्चा में रहती है, खबरें छपती हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखी गई है, विधानसभा चुनाव आए पहले, उसके बाद लोकसभा चुनाव आए, तो एक बड़ी चर्चा हुई कि त्रिलोक कपूर जी को फला स्थान से टिकट मिल रहा है। सुर्खियाँ भी बनी अखबारों में, बाकी माध्यमों में भी हुआ। हाँ, जब दोनों ही बार क्या हुआ, जब लिस्टें बाहर आई तो आपका नाम कहीं नहीं था। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या हुआ दोनों ही बार? क्या कहना चाहिए? ये सब कुछ मैं अपने भाग्य पे छोड़ता हूँ। जिस दिन मेरे भाग्य पे होगा तो मुझे लगता है कि समाचार छपने के लिए वक्त भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने अपने मन को एक चीज़ पूरी तरह से समझाकर मैंने ये निर्णय किया है कि जो सेवा और जो काम का अवसर मिला उसको ईमानदारी से करें। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि जो जिम्मेवारी आपको पार्टी ने दी है, उस जिम्मेवारी को इतनी ईमानदारी से करें कि जो ऊपर जज बैठा वो देख रहा है, वो निर्णय करने में जो है वो कंफ्यूज ना हो। और जब सच में इस मंत्र के साथ हम पॉजिटिव तरीके से काम करते हैं तो ऊपर वाला जज भी पूरा अपना आशीर्वाद देता है। और रही जहां मेरे भाग्य में होगा, तो मैंने पहले भी कहा कोई रोक नहीं पाएगा, नहीं होगा तो कोई दे नहीं पाएगा। लेकिन क्या प्रदेश का महामंत्री ये किसी सम्मान से कम है? मेरे जैसे सामान्य परिवार के कार्यकर्ता को पार्टी का प्रदेश महामंत्री, जो कि हमारे कुल जो 5-6 जो लोग हैं उनमें से एक, मैं सिस्टम में कहता हूं, उनमें से एक नाम ये होता है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, 4 हम जनरल सेक्रेटरी हैं, एक हमारे मतलब उनमें से संगठन महामंत्री है। जब भी कोई विषय होता प्रदेश का तो हम सारे बैठकर उस पर निर्णय करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कपूर साहब, एक बात बताइए, आप पालनपुर को लंबे समय से देख रहे हैं, उसको परख रहे हैं। वहाँ कभी एक व्यक्ति की सत्ता थी, एक व्यक्ति भाजपा को चला रही थी, फिर 2, अब लगता है कि कोई 3-4 ध्रुव वहाँ इकट्ठे हो गए हैं और सबके अपने अपने रास्ते हैं। और शायद वो प्रदेश की राजनीति में भी एक दखल अंदाजी है सबकी कि पालनपुर देखो, पालनपुर देखो, पालनपुर देखो, पालनपुर में भाजपा इधर बिखर रही है, उधर बिखर रही है। इसके पीछे क्या कारण है और क्या आप भी उसमें एक कारक के रूप में हैं? अवस्थी जी, मैं आपको तर्क के साथ ये उदाहरण देना चाहता हूँ कि पिछले कुछ समय से आप पालनपुर के बारे में पलट कर देखें। पालनपुर में ये सही है कि जब पिछली बार हम 2017 का चुनाव हारे हैं, वो जनता के कारण नहीं हारे हैं, वो हम जैसे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनकी कमजोरी के कारण हारे हैं। लेकिन वो कमी हमें आज भी महसूस होती है कि अपना विधायक ना होने के बावजूद कितना कठिन होता है। हमने उन सारे विषयों को समझा। हमने सबसे पहले अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फिर एकजुट किया, नेताओं को एकजुट किया, सारे विषय बिंदु उनके सम्मुख रखे और हमने एक रास्ता तय किया कि मिलजुल कर हम चलेंगे तो हम विरोधियों को पराजित करेंगे, अन्यथा विरोधी को हम पराजित नहीं कर पाएंगे। और जिसके तहत हमारे चाहे वो पिछले चुनाव हुए हों, चाहे हमारा वो लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में पालनपुर में 20,000 से ज़्यादा मतों से जीते। और उसके बाद वहीं ब्रेक नहीं लगी, उसके बाद पंचायती राज का चुनाव आया। पंचायती राज के चुनाव में पालनपुर में हमारा 2+4
एक 50% और हिस्सा एक जिला परिषद में, हम तीनों के तीनों जिला परिषद 2-2 हज़ार से ज़्यादा मतों से जीते। और यही नहीं, वहाँ पर ब्लॉक समिति का चुनाव भी आया, जो कांग्रेस की ब्लॉक समिति थी उसको भी हमने कांग्रेस से छीना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारे कार्यकर्ता जब एकजुट हुए तभी संभव हुआ है। और रही बात कि हमारे किसी कार्यकर्ता का सहयोग नहीं मिलना या हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरी तरह एकजुटता के साथ एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और जब अगर एक दिशा में आगे ना बढ़ते तो नगर निगम का जो पैकेज हमें मिला ये ना मिलता। ठीक कपूर साहब, अभी देखिए जो विधानसभा इलेक्शंस हैं हमारे आगामी दिसंबर या उससे पहले होने वाले हैं अगले साल, 2 साल से कम का वक्त बचा है। वैसे भी कहा जाता है कि जैसे ही विधानसभा चुनावों को 2 साल से कम का वक्त रहता है उसके बाद सरकार पिछले पांव पे आने लग पड़ती है। आप संगठन मंत्री हैं, आप हमें बताएंगे कि संगठन आपका, आपकी पार्टी का प्रदेश में किस हद तक तैयार है अपने अगले इलेक्शंस के लिए? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। एक तो मैं स्पष्ट करूं कि हमारे जो संगठन मंत्री है वो श्री पवन राणा जी है। मैं पार्टी का प्रदेश का महामंत्री, प्रदेश का महामंत्री हूँ। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता और गर्व भी है। हिमाचल प्रदेश का जो संगठन है उसके पूरे देश भर में चर्चा होती है, पूरे देश भर में चर्चा होती है। नए नए आयाम और नए नए प्रयोग अगर किसी राज्य ने किए तो वो हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य है। और इसका श्रेय जाता है हमारे हिमाचल प्रदेश के संगठन महामंत्री श्रीमान पवन राणा जी को। आपको ध्यान होगा कि जब पिछले वर्ष देश के गृह मंत्री ऊना में आए थे तो उन्होंने उनकी प्रशंसा भी की थी। और यही नहीं, पवन राणा जी को अनेकों राज्यों में जाकर अपनी जो एक प्रेजेंटेशन है उससे वो भी देने के लिए कई बार अवसर मिला है। और यही कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश के संगठन मंत्री को बंगाल जैसे एक बहुत बड़े जो चैलेंज है उसमें लगभग 80 सीटें विधानसभा की उनके विश्वास पर दी गई है। और मुझे जैसा 3 दिन पहले बात हुई थी और जो उन्होंने जानकारी दी है, जिस तरह का वहाँ पहले फेज का प्रचंड जनमत जो है हमें मिला है, ये मुझे लगता है ये पवन राणा जैसे कार्यकर्ताओं की योजना की एक बहुत बड़ी ताकत है। हिमाचल प्रदेश का जो संगठन है पवन राणा जी की अगुवाई में, कांग्रेस वाले मित्र गलतफहमी में है। हम 2022 की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम 2027 की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2022 में कांग्रेस कहीं नहीं है। हम तो कहते हैं 2027 में भी कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, क्योंकि आदरणीय नड्डा जी ने वो विसात बछाई है कि जिस तरह छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश 15 वर्ष से भी ज़्यादा वहाँ की हमारी सरकारें जो है जनता की सेवा कर रहे हैं। अगर उसी तर्ज पर अगर भारतीय जनता पार्टी शासित कोई दूसरा चौथा राज्य होगा तो वो हिमाचल प्रदेश होगा। उस तर्ज पर हिमाचल प्रदेश का संगठन काम कर रहा है। जी, वैसे छत्तीसगढ़ आप हार चुके हैं पिछली बार, 15 वर्ष तक रहे हैं। जी। और संगठन में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हालांकि जब ज्वालामुखी का जिक्र आता है तो वहाँ थोड़ा सा कई बार हलचल होती है। अवस्थी जी, आप आगे। कपूर साहब, आपने बोला कि आप 2027 की या भाजपा प्रदेश में 2027 की तैयारी कर रही है। अब इसका मतलब है कि भाजपा विकास की बजाय चुनाव की विशेषज्ञ बन गई है, चुनाव कराने की, चुनाव जितवाने की। क्योंकि आप देखिए, मतलब कोई भी मुख्यमंत्री रहा है, वीरभद्र जी उनको विकास का मसीहा कहा जाता रहा, शांता कुमार जी को पानी का मुख्यमंत्री कहा जाता रहा, या धूमल जी को सड़कों वाला मुख्यमंत्री बोला जाता रहा। तो क्या जयराम ठाकुर जी को चुनाव और इवेंट्स का मुख्यमंत्री बोला जाएगा? अवस्थी जी, मुझे ये कहते हुए भी आपके सम्मुख ये प्रसन्नता हो रही है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी सच में बहुत भाग्यशाली है। उनके भाग्य के साथ प्रदेश का भाग्य भी जुड़ा हुआ है, मेरी पार्टी का भाग्य भी जुड़ा हुआ है, और मैं जहां से आप मुझे जोड़ रहे हैं मेरे पालमपुर का भाग्य भी जुड़ा हुआ है। मैं उदाहरण देके आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्ष के इस सुशासन में सबसे बड़ी अगर मेरे नेता की और मेरी पार्टी की अगर कोई उपलब्धि है तो वो बेदाग सुशासन और जनता का विश्वास। बेदाग सुशासन इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने वीरभद्र सिंह जी को कहा कि उनकी विकास का मसीहा मानते, मैं नहीं मानता हूं। वीरभद्र सिंह का पूरा कार्यकाल कोर्ट कचहरी में ही बीत गया। चलो वो मुझे लग रहा है वो पिछली एक टर्म थी जिसमें वो भी माना जा सकता है कि वो एक राजनीतिक विद्वेष भी वहां जुड़ा हुआ था। उन चीजों से हम बाहर निकल के मैं अगले सवाल पे आ रहा हूं। और जहां पर विश्वास की, ये मैंने सुशासन की बात कही, जो विश्वास की बात है, जयराम ठाकुर जी का जो एक अपना अनुभव है ऐसे मिलनसार,
ईमानदार और सबके लिए इजी अप्रोचेबल ऐसा नेता एक गांव से जुड़ा हुआ, राजमहलों से पला हुआ परोसा हुआ वहां से नहीं है, एक सराज जैसे दुर्गम क्षेत्र से निकला हुआ और 25 वर्ष से ज़्यादा जिसका विधायक के रूप में एक अनुभव, लंबा अनुभव हो। जयराम ठाकुर जी ने जब से प्रदेश की सत्ता को संभाला, पार्टी को एक नई गति मिली है, पार्टी को नई ताकत मिली है। जब लोकसभा चुनाव के हमारी परीक्षा हुई, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा जा रहा था। ये सही है कि देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उसको चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन जो उसको धरातल पर जिस तरह से संभाला और संवारा है, उसमें जयराम ठाकुर जी की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। 68 के 68 हलकों में कांग्रेस को शिकस्त देना, यह हिमाचल प्रदेश की राजनीति का एक इतिहास है। और वो वही नहीं रुके हम, उसके बाद जब 2 चुनाव हुए, वाई इलेक्शन हुआ, एक पछाद का हुआ, एक धर्मशाला का हुआ, कांग्रेस के लोगों ने कहा कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी जी की लहर थी, हम पराजित हुए, लेकिन हम पछाद और धर्मशाला के चुनाव में बीजेपी को पटक नहीं देंगे। लेकिन वहां क्या हुआ आपके सामने? क्या आपने कभी विश्वास किया था कि धर्मशाला में कांग्रेस की जमानत जब्त होगी? कांग्रेस की जमानत जब्त हुई और पछाद में जमानत जब्त होते होते बाल बाल बच गई कांग्रेस की पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के बड़े विश्लेषक दिल्ली से आए कि ऐसा क्या हो रहा है हिमाचल में, कांग्रेस बिल्कुल टिक नहीं पा रही भाजपा के आगे। विश्लेषण हुआ कोई बात नहीं, पंचायती राज के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। हमने कहा ठीक है, हम उसके लिए भी तैयार है, लेकिन उसमें भी परिणाम आपके सामने है कि जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश की ब्लॉक समितियों में 89%, जिस ढंग से पंचायती राज के प्रधान और उप प्रधान में 75% से ज़्यादा, और मैं आप भी कांगड़ा जिला से हैं, मैं भी कांगड़ा जिला से हूँ। आपने पिछले चुनाव देखे होंगे जिला परिषद के, सबसे बड़ा लंबा मार्जिन 23 और 31 के बीच में जीता है, तो इस बार जीता है। और यही नहीं, कांग्रेस ने कहा कि उसके बाद नगर निगम के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को जो है पराजित करेंगे। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी एक बात सुने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुम्हारी जो आवाज़ है, तुम्हारा जो आग्रह है कि सिंबल पे चुनाव हो जाए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने उसकी चुनौती को भी स्वीकार किया, अब सिंबल पे भी चुनाव हो रहे हैं। और यहाँ भी वही होगा जो पंचायती राज के चुनाव में हुआ, जो वाई इलेक्शन में हुआ, जो लोकसभा के चुनाव में हुआ। ये जो आपने अवस्थी जी कहा है कि मुख्यमंत्री चुनावी इवेंट के एक्सपर्ट माने जाते, नहीं, ये जो मुख्यमंत्री का एक विश्वास है, जो मैंने सुशासन और विश्वास की बात कही है, ये उसी का ही प्रतिफल है। आज इसलिए हम कहना चाहते हैं, क्या हिमाचल प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री होता तो पालनपुर जैसे, उदाहरण दे रहा हूं मैं, 32 को नगर निगम बना सकता था? कभी नहीं। जो भी होता, मैं चुनौती देता हूं हर किसी को। लेकिन जयराम ठाकुर जी का पालनपुर के प्रति क्या सौभाग्य, क्या हमारा भाग्य है कि उन्होंने हमारा, हालांकि पालनपुर में प्रदेश की सरकार में कोई योगदान नहीं है, हमारा विधायक नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने हमारी जो प्रत्याशी थी बहन सुश्री इंदु गोस्वामी को, उन्होंने राज्यसभा में काम करने का मौका दिया। मेरे जैसे सामान्य परिवार के एक जुड़े कार्यकर्ता को वूल फेडरेशन का चेयरमैन बनाया। और यही नहीं रुके, उन्होंने नगर निगम जैसा विकास का एक बहुत बड़ा द्वार पालनपुर को दिया। तो मैं इसलिए आपके उस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि जयराम ठाकुर जी का जो कुशल नेतृत्व है, जो जयराम ठाकुर जी का जो सुशासन और विश्वास है, कांग्रेस नहीं टिक पाएगी। और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक भी और इतिहास बनेगा अवस्थी जी, कि कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसका श्रेय भी जयराम ठाकुर जी को मिलेगा, ये भी मैं आज आपके चैनल में कहना चाहता हूँ। वही एक समस्या है कि भाजपा शायद विकास की बजाय, प्रोग्रेस की बजाय भारत या हिमाचल को कांग्रेस मुक्त करना चाहती है और उसी दिशा में काम कर रही है। आप केंद्र से लेकर प्रदेश तक देख लीजिए, कल रात को ब्याज दरें जो थी, वो ब्याज दरें जहां आम आदमी, एक मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग अपने पैसे रखता है, उनको यकायक कम कर दिया है ना। और लगभग 12 घंटे के अंदर उस फैसले को वापस ले लिया, क्योंकि वो फैसला उनको चुनाव में प्रभावित कर रहा था, है ना। तो लगता है कि भाजपा चुनाव की एक्सपर्ट है विकास की बजाय, और चुनाव से जुड़े हुए ही उनके इश्यूज हैं, चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वही उस तरह के वो जनता के सामने पेश कर रहे हैं। अवस्थी, जहाँ तक आपने ये ब्याज दरों का विषय रखा है, ये विषय हमारे केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश की जनता को देश के प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है। जब से कोरोना के कालखंड में देश के प्रधानमंत्री ने देश को संभालने का प्रयास किया है, देश का भरोसा बढ़ा है।
जिस तरह के विश्व के बड़े नामी देश इस कोरोना की लड़ाई में पराजित हो गए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश को संभाला, सबसे बड़ी अगर मैं उपलब्धि मानता हूं तो प्रधानमंत्री की है कि आज देश के जो हमारा जान मानी जो हमारा मानवीय जीवन है उसको बचाने का जो उन्होंने एक प्रयास किया है, ये सबसे बड़ी मैं अपने देश के प्रधानमंत्री की उपलब्धि मानता हूं। मैं उसी में आ रहा हूं। और जहां तक विषय ये गरीब लोगों की जो ब्याज दरों की बात की है, यहां भी नरेंद्र मोदी जी को जरूर इस विषय में कोई ना कोई विषय जुड़ा होगा कि इस विषय को गंभीरता से लेंगे और जब भी संभव होगा जरूर वो रियायत देंगे और इस विषय का में भी वो अपना कोई रास्ता निकालेंगे। कपूर साहब, पहले तो आपका जोश देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। आप इतने दिनों से लगातार दिन रात एक करके वहाँ हैं, हमें भी बहुत आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए। आपने बात की कोरोना फ्रंट पे प्रधानमंत्री की, सफल रहे हैं, विदेशों में भी उनकी बहुत तारीफ हो रही है। वैक्सीन जो लग रहा है वो हमारे पास बहुत तेज़ी से लग रहा है, लेकिन गरीब आदमी की बात नहीं की है अवस्थी जी ने, बात की है मध्यम वर्ग की। गरीब आदमी को आप लोग सुविधाएँ दे रहे हैं, वो मध्यम वर्ग जो दिन रात मेहनत कर रहा है लेकिन अपने अच्छे कपड़े नहीं पहन रहा है, ज़्यादा खा नहीं रहा है, बचा रहा है बुढ़ापे के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी तक को पेंशन नहीं बची है। क्या भला होगा इस चीज़ में कि अगर ब्याज दरें कई % घट रही हैं, वो एक पैसा जो जोड़ा जा रहा है। खैर, आपसे शायद ये चीज़ पूछी जाएगी अभी 4-5 दिन है, मुझे लग रहा है पालमपुर की जनता भी आपको ये पूछने वाली है। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ जोड़ता हूँ, व्यापारी वर्ग जो भाजपा का बिल्कुल शुरू से, जब फाउंडेशन हुई आपने तो देखा है उसको खुद जी, तब से आपका कट्टर समर्थक रहा है। आप भी ये चीज़ मानेंगे कि वो नाराज़ हैं आपसे, क्या ऐसा नहीं है? मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। व्यापारी वर्ग नाराज होता तो कितने चुनाव के रूप में प्रयोग हुए हैं, अनेकों अभी चुनाव हुए, चाहे वो नगर परिषदों के चुनाव हुए हैं, चाहे वो अभी नगर पालिकाओं के चुनाव हुए हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगता है कि ये जो हमें जनमत और आशीर्वाद नहीं मिल रहा, ये व्यापारी की नाराजगी की वजह से नहीं मिल रहा। मैं बार बार एक बात को दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो मध्य वर्ग हो, देश की जो परिस्थितियाँ हैं वो कोरोना के कारण जो है वो अजीब सी बन चुकी है। चाहे व्यापारी है चाहे मध्य, वो इस बात को समझता है कि देश जहाँ जिस तरीके से जिस गति से आगे बढ़ रहा था उसको कोरोना ने रोका है और इन परिस्थितियों के अनुसार हमें हर निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है। जब परिस्थितियां अनुकूल होगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मध्य वर्ग जो हमारे लोग हैं उनके पक्ष में भी प्रधानमंत्री जरूर राहत देंगे और हमारे व्यापारी वर्ग के लिए भी जरूर ना कोई चिंता करेंगे। मैंने इसलिए कहा कि एक कोरोना ने सबकी जो है वो दिशा बदल के रख दी है, सबकी दिशा बदल के रख दी है। कपूर साहब, माफ़ कीजिए, सरकार चुनी ही इसलिए जाती है कि वो हर वर्ग का ख्याल रखे, क्योंकि वोट भी तो दिए हैं। सरकार अगर ऐसा करती है तो इसीलिए उसका चुनाव हुआ है, वो किसी पे एहसान नहीं है, सरकार का दायित्व है। अब जैसे हम बोल रहे हैं, आपने भी स्वीकार किया कि ये जो हमारे चुनाव हो रहे हैं नगर निगम के, सेमीफाइनल है, मान लीजिए इसमें अगर भाजपा, जैसे आपका दावा है, सभी सीटें या सभी नगर निगम चारों जीत रही है, तो आपकी बात पे मुहर लग जाएगी कि कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा इधर उधर होता है तो क्या माना जाएगा कि नाराज़गी थी? एक तो ऐसा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में तैयारी की है, सवाल पैदा नहीं कि हमारे मेयर ना बने, डिप्टी मेयर ना बने, और जो आपने कहा कि इन केस अगर कहीं हम इसमें कामयाब नहीं हुए तो इसको हम सेमीफाइनल से जोड़ेंगे। मैं आपको बड़ा आत्मविश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों नगर निगम को पूरी ताकत के साथ जीत रही है, पूरी ताकत के साथ जीत रही है। कपूर साहब, एक विषय है, एक प्रश्न है, आप प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन का काम देख चुके हैं और अब भी देख रहे हैं, बहुत सक्रिय भूमिका में हैं, तो भाजपा की दिन प्रतिदिन मजबूती का कारण क्या है? कैसे भाजपा संगठन हर दिन मजबूत हो रहा है और कैसे पार्टी जो है वो आगे बढ़ रही है? क्या विशेष राज क्या है? कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो भाजपा को आगे ले जा रही हैं? अवस्थी जी, देश में तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास बढ़ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री, और देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, विश्व नेता के रूप में आज दुनिया उनको देख रही है।
उनके जो निर्णय, उनके जो पिछले 6 और 7 वर्षों से जो पिछले प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्य देश की जनता देख रही है, ये उसी का परिणाम है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में देश के लोग देख रहे हैं। बड़े बड़े निर्णय हुए हैं। कभी आपने सोचा था कि जो हम आंदोलन और युद्ध चलाते थे कि धारा 370 खत्म करेंगे? लोग बोलते थे कि धारा 370 होगी खत्म नहीं और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से बाहर जाएगा नहीं। आपके सामने एक विधान, एक संविधान और एक निशान आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि जहां भगवान राम मंदिर, जहां भगवान पैदा हुए वहां भगवान राम मंदिर बने। आपके सामने है 500 वर्षों तक ये आंदोलन चलता रहा। आज वो भव्य मंदिर निर्माण जो है वो आपके सामने वहाँ तेजी से बनने की इस स्थिति में है। इसी तरह जो सीए का कानून भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी, कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया। देश की जनता ने माना कि ये देश के लिए बड़ा आवश्यक था, वो आपके सामने है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, जो कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी थी, कोई भी कांग्रेस का कार्यकाल या राज्य का या केंद्र का बिना भ्रष्टाचार के पूरा नहीं होता था। जनता उससे आहत होकर जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद किया, ये उसी का ही परिणाम है कि आज देश के अंदर 7 वर्ष का शासन नरेंद्र मोदी जी का हुआ है। आज बंगाल, असम जैसे प्रदेश जहां पर कांग्रेस 15 वर्ष तक लगातार रही, वहां द्वारा भारतीय जनता पार्टी आ रही है। बंगाल जैसा प्रदेश जहां कांग्रेस खत्म हो गई, बिल्कुल आज लड़ाई में नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। देश का कोई ऐसा राज्य जहां कभी सोचा भी नहीं था। इसका कारण क्या? इसका एक ही कारण है कि देश का नेतृत्व, देश का नेता और देश की नीतियां, जो नेता की जो नीतियां हैं, जो देश का जो नेता उसके निर्णय लेने की जो क्षमता है, देश की जनता ने उसको पसंद किया, इसलिए कांग्रेस खत्म हो रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले दिनों कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जी ने टीवी चैनलों में कहा कि कांग्रेस 72 वर्ष के अपने इस कालखंड में सबसे नाजुक दौर में गुजर रही है। वो कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, उन्होंने कहा। साहब एक बात है, आप ये तो नहीं कह सकते कि भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त है। प्रदेश में 2 बड़े वरिष्ठ जो नेता थे उनकी बलि लगी है ना, किसी पार्टी अध्यक्ष की लगी, किसी मंत्री की लगी, वो आरोप भ्रष्टाचार के थे। तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त है और इस कारण भाजपा आगे बढ़ रही है। भ्रष्टाचार के आरोप तो भाजपा के ऊपर लग रहे हैं, जिसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अवस्थी जी, वो आरोप लगने से कोई भ्रष्टाचारी नहीं हो जाता है। नहीं, पर उसमें लेकिन भी है उनको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 0 टॉलरेंस पर काम करती है। अगर किसी ने आरोप लगाए तो तुरंत नैतिक आधार पर उस जिम्मेवारी से उन्होंने किनारा करने का निर्णय किया, जो आप 2 नेताओं की बात कर रहे हैं। लेकिन आरोप कोई प्रमाणित नहीं हुए, कोई आरोप साबित नहीं हुए। ये हमारी भारतीय जनता कांग्रेस की तरह नहीं है कि वीरभद्र सिंह जी का पिछले 5 वर्ष का शासन देखिए आप, कोर्ट और कचहरी में निकल गया। चलो ये मान लेते हैं कि वो आरोप साबित नहीं हुए, तो उनको हटाया क्यों गया? आरोप लगे, फिर वो राजनीतिक प्रतिशोध था उसके पीछे? नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध नहीं था, आरोप लगे। ठीक है, पार्टी ने जब भी उचित समय, जब पार्टी ने निर्णय लिया और जब भी पार्टी को आवश्यक होगा, पार्टी दोबारा पुनर्विचार करेगी। कपूर साहब, आपकी बातों में अनुभव झलकता है, जोश झलकता है, बहुत से गुण झलकते हैं। आप हर कहीं सरकार को डिफेंड कर लेते हैं, चाहे वहाँ पे सरकार फंसने भी वाली हो। खैर, ये एक बात हो गई। अब आपको लेके हम अंत में एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। नगर निगम चुनाव जो हैं वो 7 अप्रैल के बाद ख़त्म हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। इसके बाद त्रिलोक कपूर जी की प्रदेश की राजनीति में क्या भूमिका होने जा रही है, ताकि उनके लंबे राजनीतिक कैरियर का लाभ हिमाचल को भी तो मिले? मैं तो संगठन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, पालमपुर से संबंध रखता हूँ, इसलिए पालमपुर का नगर निगम का चुनाव हो रहा है। ये यात्रा यहाँ नहीं समाप्त होने वाली है। इसके बाद फतेहपुर हलके का उपचुनाव होगा, उसके बाद मंडी पार्लियामेंट्री का चुनाव होगा, उसके बाद कोई संगठन का और कार्यक्रम होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मुझे नहीं लगता कि 365 दिनों में एक दिन भी जिसको हम कहें कि छुट्टी है। पार्टी का कार्यक्रम, पार्टी के जितने भी आयोजन, नित्य दिन कोई ना कोई कार्यक्रम जुड़ा रहता है। और बतौर महामंत्री मेरी भूमिका थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ कोई ठहराव नहीं है। हाँ, एक चीज़ की मुझे भूख है कि जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अभी तक नहीं हुआ है,
एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, इस मिथ्या को विराम देने के लिए ये मेरा एक संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः सत्ता में आए, श्री जयराम ठाकुर जी पुनः हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। और उसकी संभावना इसलिए ज़्यादा है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा जैसा कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता है। जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश का गौरव है। और जगत प्रकाश नड्डा जी कोई राजमहलों से, किसी राज परिवार से या किसी विरासत से नहीं निकले हुए हैं। वो साधारण परिवार से थे, विद्यार्थी परिषद से निकल कर आए, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के वो अध्यक्ष रहे, उसके बाद पार्टी के प्रदेश के महामंत्री रहे, कांगड़ा पार्लियामेंट्री के प्रभारी रहे। जो जिम्मेवारी मैं देख रहा हूँ, इसी जिम्मेवारी को वो निभा चुके हैं। और 3 बार वो विधायक रहे, 2 बार वो प्रदेश के मंत्री रहे, उसके बाद वो राष्ट्रीय महासचिव रहे, अनेकों राज्य के प्रभारी रहे, पार्लियामेंट बोर्ड के सेक्रेटरी रहे, राष्ट्र के पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर निर्णय करते हैं। और वो हिमाचल प्रदेश से है, और हिमाचल प्रदेश के लोग इस बात से गौरवान्वित है कि नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से है। और नड्डा जी के लिए हम सम्मान देंगे कि हिमाचल की सरकार दोबारा सत्ता में आए, क्योंकि बिहार जैसी प्रदेश की 4 बार की सरकार नड्डा जी के विश्वास पर अगर आगे बढ़ सकती है, और बंगाल जैसे राज्यों में नड्डा जी का वहां जादू चल सकता है, तो हिमाचल तो नड्डा जी का अपना घर है। और यही नहीं, इसी प्रदेश के हमारे एक नौजवान जिनको हम पार्लियामेंट की सेलिब्रिटी बोलते हैं, 4थी बार के वो सांसद है, श्री अनुराग ठाकुर, पार्लियामेंट की एक बुलंद आवाज है, वो भी हिमाचल प्रदेश से, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वो वित्त राज्य मंत्री है। उनका भी हिमाचल प्रदेश को पूरा सहयोग मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का अपना जो व्यवहार है, हिमाचल प्रदेश के जो हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पहली बार ऐसे अध्यक्ष हैं जो अनुसूचित जाति परिवार से हैं और एक्स सर्विसमैन हैं। सारे पहलू प्रदेश के पक्ष में है। हमारा संगठन मजबूत है, कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। हमारा नेता भी स्पष्ट है, हमारी नीतियां भी स्पष्ट है। आपका लक्ष्य अंततः विधानसभा चुनाव जीतना है निश्चित तौर पर। लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि जो हमारे विपक्षी दल है, कभी आपने इनसे भी सवाल किया कि तुम्हारा नेता कौन है? मुझे जो जानकारी है, पिछली बार 14 नेता हो गए थे, अब पिछले 2 महीने में 2 नेता और बढ़ गए, 16 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कांग्रेस के हो गए हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें यही है कि अब धरती से ये लोग दूर हो चुके हैं, पता नहीं लग रहा है इनको हम करें तो करें क्या। हाँ कपूर साहब, बिल्कुल सही बात है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, कल सुधीर शर्मा जी हमारे साथ थे, तो हमने उनसे भी ये प्रश्न पूछा था। हाँ, उन्होंने भी स्पष्ट जवाब तो नहीं दिया था। खैर, जो मेरा प्रश्न था मूल, उसमें मैं ये सुनना चाहता था कि जो आप दावा कर रहे हैं कि अगली बार फिर जयराम ठाकुर जी की सरकार बन रही है, आप भी उसका हिस्सा होने वाले हैं। आप कपूर साहब हमारे पास आए, हमारे स्टूडियो में बैठे, हमें इतना समय दिया, इतने जोश से हमारे साथ बातचीत की, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपके धन्यवादी हैं। हमारे जो नगर निगम के चुनाव हैं, उम्मीद करते हैं इसके बाद भी हम लोग इकट्ठे बैठेंगे, ऐसे स्टूडियो में जनता से बातचीत करेंगे। मेरा ये बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये सौभाग्य होगा कि जो आज हमने तथ्यात्मक तरीके से और आत्मविश्वास के साथ आपको ये आने वाले चुनाव के बारे में जो चर्चा की है, मेरा सौभाग्य ही होगा कि मुझे जब विजय श्री के रूप में दोबारा हम यहाँ धर्मशाला आएंगे तो जरूर मुझे दोबारा अवसर आप देंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दिव्य हिमाचल का विशेष तौर पर आभारी हूँ, ऋणी हूँ कि जो प्यार और आशीर्वाद मुझे दिव्य हिमाचल परिवार देता है, वो मेरे जैसे सामान्य परिवार के कार्यकर्ता के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी और बहुत बड़ा एक आत्मविश्वास मुझे मिलता है। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और दिव्य हिमाचल परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संजय अवस्थी जी का, न्यूज़ एडिटर दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप। और सबसे ज़्यादा मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी दर्शकों को जो हमारे हर कार्यक्रम को बड़े चाव से देखते हैं, बड़े एक गहरी नज़र से देखते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जाने से पहले आपसे फिर वही प्रार्थना, हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं, मास्क प्रॉपर लगा के रखिए, सैनिटाइज करते रहिए, हाथों को बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके साथ ही देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी, दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पढ़ें पूरी जानकारी के लिए, और www.divyahimachal.com ज़रूर देखें। आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल पे उपलब्ध है, और ये सारी चीज़ें दिव्य हिमाचल टीवी की, दिव्य हिमाचल समाचार पत्र, सब कुछ उसमें उपलब्ध है। तो आप वहाँ आएँ, वहाँ अपना सारी चीज़ें समझें और हमें भी अपनी प्रतिक्रियाएँ दें। आपके साथ एक बार फिर से हम बड़ी बहस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।